हेलो स्टूडेंट्स, न्यू लाइट प्रयास के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए फिर आज एक पेपर डिस्कशन ले आई हूं जिसमें हमारा आज का टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, यानी कि कार्बनिक रसायन। जो जीओसी पार्ट आप पढ़ते हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न है जो आपके टेस्ट में पूछे गए थे। तो आज का पेपर डिस्कशन मैं कराने वाली हूँ। इसमें 50 क्वेश्चंस हैं टोटल, जिसमें स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चंस मैं करवाने वाली हूँ और बाद के 25 क्वेश्चंस सर करवाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है, तो आज का डिस्कशन स्टार्ट किया जाए। चलो भाई, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा जो मिशन है नीट 2025 के लिए, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको, तो ये हमारा मिशन है और इस मिशन में आप हमारे साथ हैं जिससे आप नीट क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसी मिशन में आगे बढ़ते हुए हम अपने पेपर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और प्रश्न संख्या 51 यानी कि हमारे केमिस्ट्री पार्ट का पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर बच्चों पढ़ो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3 में, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, सिग्मा व पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर बोली जा रही है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर पूछी जा रही है। तो क्या करना है, सिंपल सी चीज करनी है। यहाँ पर इस फॉर्मूले को पहले अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं, डबल बॉन्ड, ठीक, फिर से यहाँ पर डबल बॉन्ड आया C और क्या आ गया यहाँ पर CH और ये आ गया CH3। ठीक है, इस तरह का कुछ होगा। जो खुली श्रृंखला बनेगी इसकी, वो कैसी बनेगी, इस तरह की कुछ बनेगी, देखो। ठीक है, सभी ने ऐसे ही किया था। अब देखो इसमें हम अगर बंधों को गिने, अभी कितने एकल बंध सिग्मा बंध होते हैं। ठीक है, एकल बंधों को गिनो तो यहाँ पर अगर हम काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, 2। अब द्विबंध में क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई होता है, तो यहाँ पर एक सिग्मा हो गया, तो ये तीसरा सिग्मा, चौथा, 5, 6, 7, 8 और 9 यानी कि ये वाला। ठीक है, 9 सिग्मा बंध है। अभी देखो ध्यान से वर्ड को समझना, 9 सिग्मा, पाई कितना है, पाई 1 है और 2। ठीक, 2 पाई बंध हैं। अब एक बंध 2 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, तो यहाँ जस्ट इसका डबल कर दो, जस्ट इसका डबल कर दो, तो 9 का डबल 18 सिग्मा और 2 का डबल 4 यानी कि 4 पाई। तो ये आपका आंसर हो गया। क्या है ये, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, यहां तक चीज समझ में आ गई। ठीक है, क्या है ये, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। तो ये आपका आंसर हो गया। अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। देखो ऑप्शन 1 कह रहा है 9 सिग्मा 2 पाई। ठीक है, ऑप्शन 1 क्या कह रहा है, 9 सिग्मा 2 पाई, तो ये तो गलत है। ये तो बंधों की संख्या अगर पूछा जाएगा तब हम बताएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा गया है, तो 18 सिग्मा 4 पाई यानी कि सेकेंड ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, बाकी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन 51 क्वेश्चन सभी को क्लियर है। चलो देख लो, नोट डाउन कर लो सभी लोग। ठीक है, चलो अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर का कह रहा है ट्रोपॉन। ट्रोपॉन एक सदस्यीय वलय है जिसमें, खाली स्थान फिर से है, जिसमें क्रियात्मक समूह होता है। तो यहाँ पूछा गया है ट्रोपॉन कितने सदस्यीय वलय है और जिसमें कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, जिसके लिए 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। कौन कौन से, पहला कह रहा है 7 सदस्यीय वलय है और ईथर। ठीक है, ईथर क्रियात्मक समूह है। फिर कह रहा है 7 कीटोन, 6 कीटोन, 7 एल्कोहल। अब बताओ ट्रोपॉन का फॉर्मूला, जो आपके स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है, वो क्या होती है। ट्रोपॉन की संरचना कुछ ऐसी होती है, ठीक, और यहाँ पर ये कीटोन समूह जुड़ा होता है। और अगर हम बात करें तो इस प्रकार से, ठीक,
ये ट्रोपॉन है, ये क्या है, ट्रोपॉन है। ठीक, अब देखो यहां पर 7 सदस्य हैं, या अगर हम यहां से काउंटिंग शुरू करें 1 2 3 4 5 6 और यहां पर कितने बन जाएंगे 4 5 और ये कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, क्लियर यहां तक की चीजें। चलो यहां पर बना देते हैं फिर से, देखो ये हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, यहां पर समूह लगा हुआ है कीटोन। क्लियर है, अब क्लियर हो रहा है। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा क्या लग रहा था, कंफ्यूजिंग लग रहा था, तो अब क्लियर है। अब बंध लगा देते हैं यहां पर। ठीक, ये ट्रोपॉन की संरचना हो गई, इतना क्लियर है। अब देखो यहां पर कीटोन समूह है, हमें इतना तो पता है, कौन सा समूह है, कीटोन। तो कीटोन वाला आंसर सही होना चाहिए, यानी कि ये कट गया, ये कट गया, बचा कौन, अब सदस्य देखने हैं, तो आप सभी को दिख रहा है 7। ठीक है, सभी को पता चल रहा है 7, तो 7 और कीटोन यानी कि सेकंड ऑप्शन यहां पर सही उत्तर होगा। क्लियर यहां तक की चीजें। चलो इसे नोट डाउन कर लो जल्दी से। ठीक है, यहां तक की क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, यानी कि क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है नीचे दिए गए 2 कथन। ठीक है, कथन ए कह रहा है, कथन एक जो है वो बोल रहा है बेंजेनॉइड व आबेंजेनॉइड दोनों एरोमेटिक यौगिक हैं। ठीक है, यानी कि जो बेंजेनॉइड होते हैं और आबेंजेनॉइड दोनों एरोमेटिक होते हैं यौगिक। ठीक है, अब उसका कथन दूसरा क्या कह रहा है, कथन दूसरा कह रहा है जो बेंजेनॉइड है, ठीक है, बेंजेनॉइड हकल्स नियम का पालन करते हैं, जबकि आबेंजेनॉइड हकल्स नियम का पालन नहीं करते हैं। क्लियर यहां तक की चीजें, ये था कथन। अब हमें बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ एरोमेटिक यौगिक होने के लिए किसी यौगिक में क्या क्या गुण होने चाहिए। सभी ने पढ़ा है ये एरोमेटिक जो यौगिक होते हैं, एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, सबसे पहला तो शर्त होनी चाहिए कि वो चक्रीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए। ठीक, और जो चक्र है, चक्रीय है, उसमें जो प्रत्येक कार्बन है सभी sp2 संकरित होने चाहिए। ठीक, और तीसरा नियम और तीसरी जो शर्त है वो क्या कहती है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल, इस तरह से संरचना होनी चाहिए। जैसे बेंजीन का आपने संरचना देखी होगी कुछ इस प्रकार की। ठीक है, ये तो आप देखोगे यहाँ पर कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, देखो यहाँ पर बेंजीन की संरचना इस तरह से देखो। ठीक, तो आपने देखा होगा यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, इस तरह का एक जो फॉर्म है वो होना चाहिए। चौथा नियम कहता है यहाँ पर हकल्स नियम को फॉलो करना चाहिए। हकल्स नियम जो होता है उसे फॉलो करना चाहिए। अब हकल्स नियम क्या होता है, हकल्स नियम होता है 4n+2 पाई, 4n+2 पाई। ठीक, जहां पर n क्या है, जो चक्रीय है, रिंग है, वलय की संख्या बताता है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बेंजीन के लिए क्या हो जाएगा, बेंजीन के लिए यहाँ पर हो जाएगा, आप देखोगे 3 6 पाई। ठीक, एक ही तो चक्र है। ठीक है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर वो बता रहा है। तो आप इस तरह से ट्रोपॉन, अभी अगर हम देखें लास्ट वाले एग्जाम्पल से भी रिलेट करें, ट्रोपॉन एक आबेंजेनाइड यौगिक होता है, आबेंजेनाइड एरोमेटिक यौगिक होता है। तो अगर आप देखोगे तो क्या ये हकल नियम को फॉलो कर रहा है, देखो 3, यहाँ पर एक वलय है। ठीक है, वही सेम चीज आया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर ये वाला जो कथन है ये गलत है, पहला कथन सही है। पहला कथन कह रहा है बेंजेनाइड हो या अबेंजेनाइड हो दोनों एरोमेटिक यौगिक होते हैं, क्योंकि दोनों उन चारों नियमों का पालन करते हैं जो नियम मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। sp2 संकरित होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा क्या बताया था,
वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एकल बंद, द्विबंध इस तरह से फॉर्म होना चाहिए। ठीक, दूसरा कह रहा है कि हकल्स नियम का पालन बेंजेनाइड तो करते हैं पर नॉन बेंजेनाइड नहीं करते, यानी कि अबेंजेनाइड नहीं करते हैं। लेकिन अभी आपने देखा ट्रोपॉन एक अबेंजेनाइड होकर भी इस नियम का पालन कर रहा है। इसका मतलब है कि दोनों हकल नियम का पालन जरूर करते हैं। ठीक, तो देखो ऑप्शंस में कथन एक सही है लेकिन दूसरा गलत है। कथन एक सही है पर दूसरा गलत होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 कथन एक सही परंतु कथन 2 गलत होगा। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर आईयूपीएसी नाम बताना है। यौगिक दे रखा है इसका आईयूपीएसी नाम। तो ये देखो यहाँ पर अगर हम इसे बना लें इसका डायग्राम, ठीक है, ये ब्रोमीन यहाँ पर लग गया और ये इस तरह से बन गया स्ट्रक्चर। ठीक, अब इसमें यहाँ पर देखो काउंटिंग शुरू करो, क्या होगा इसका आईयूपीएसी नेम क्या होना चाहिए बताओ। यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 और ये आ गया 6। ठीक है, अब देखो अगर हम उल्टा यहाँ से स्टार्ट करते ना तो हमें लीस्ट नंबर नहीं मिलता। ठीक, हमें लेना होता है लीस्ट नंबर। अगर आप खुद गिनोगे तो यहाँ पर एक पर आएगा 2 4 5, ठीक, एक आएगा 2 3 5 पर, ये जो समूह लगे हुए हैं इस तरह से। ठीक, एक 2 3 5 पर बन रहा है, देखो 2 3 और 5 पर। लेकिन अगर आप इधर से चलोगे तो 2 और ये कितना हो जाएगा 2 3 2 4 5 हो जाएगा। तो हमें लीस्ट 1 लेना है, ये लिया हमने। तो यहाँ से अगर आप नाम देखोगे तो 5वें पर क्या ब्रोमो हो गया। ठीक है, ब्रोमो। अब देखो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे 5 पर ब्रोमो हो गया। ठीक, और 2 और 3 पर क्या लगा हुआ है देखो मैथिल, डाई मैथिल, और 6 है तो हेक्सेन। तो यहाँ पर क्या हो गया ब्रोमो के बाद 2 और कॉमा 3 डाई, यहाँ पर डाई मैथिल हेक्सेन। ठीक है, डाई मैथिल हेक्सेन यहीं पर आगे आ जाएगा। क्लियर, तो इसका आंसर कौन सा मैच कर रहा है देखो लास्ट ऑप्शन, यानी कि 4th वन यहाँ पर राइट आंसर होगा। बाकी ऑप्शंस यहाँ पर गलत हो जाएंगे। नोट डाउन कर लो इसे फटाफट। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया 5 ब्रोमो 2,3 डाई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो जल्दी जल्दी। देखो 55 क्वेश्चन जो है उसमें भी हमें आईयूपीएसी नाम बताना है। C2H5 का होल ट्वाइस और यहाँ CH2 CHO का आईयूपीएसी नाम बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सबसे पहले कौन सा समूह लगा हुआ है, क्रियात्मक समूह। यहाँ पर क्रियात्मक समूह लगा हुआ है एल्डिहाइड का, तो लास्ट में अल लग जाएगा, कुछ भी होगा उसमें अल लग जाएगा। ठीक, और कितने कार्बन की श्रृंखला है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5। ठीक, 5 दिख रहा है ना। ठीक है, 5 है। क्लियर, यहाँ तक की चीजें अगर आप इसे ओपन साइकिल में लिखोगे, ठीक है, अगर ओपन लिखोगे तो 5 बनेंगे, तो 5 का यानी कि नाम क्या हो गया पेंटेन। अब हमें पता है क्रियात्मक समूह क्या है एल्डिहाइड, तो क्या लग जाएगा अल, पेंटेनल होगा। तो पेंटेनल के लिए ऑप्शन देखोगे तो 2 है यहाँ पर। ठीक, बाकी तो ये हट गए। ठीक, अब इन दोनों में हमें देखना है, अगर आप इसकी नंबरिंग करोगे तो तीसरे पर आएगा ये, तो 3 एथिल पेंटेनल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। और पेंटेनल 1, यहाँ से गिनती हम कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 पर आएगा वो समूह के पास वाला। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्या है C2H5, ठीक है, होल ट्वाइस, और क्या है यहाँ पर CH.CH2 CHO। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया 3 एथिल, इसका नाम हो जाएगा 3 एथिल और पेंटेनल 1। ठीक, ये हमारा राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया 55। चलो 56 की तरफ मूव ऑन करें। चलो 56 की तरफ, यहां तक की चीजें क्लियर है सभी बच्चों को, कोई डाउट यहां तक किसी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 क्वेश्चन में भी हमें IUPAC नाम बताना है। तो हम सब ने रूल्स पढ़ रखे हैं IUPAC नाम के। तो यहाँ पर देखो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। यहाँ पर है, यहाँ पर HOCH2 का होल थ्राइस CH2COCH3। यहाँ पर हमें पता है कीटो समूह और एक अल्कोहल समूह लगा है, दोनों लगे हैं तो हाइड्रोक्सी हो जाएगा। ठीक, अब हाइड्रोक्सी होगा तो सबसे पहले तो आप ये बताओ लंबी श्रृंखला कौन सी बनेगी। जो सबसे लंबी श्रृंखला बनेगी वहीं से आंसर है। देखो एलिमिनेशन करना ऑप्शंस का वो सबसे इजीएस्ट वे है। ठीक है, एलिमिनेशन कर दो, वो सबसे इजीएस्ट वे है। क्लियर, क्योंकि ऐसे अगर आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक, पेपर में तो इतना टाइम नहीं होता, हमें टाइम मैनेज भी करना है। तो हम क्या करें, ट्रिक से इस्तेमाल करें, थोड़ा अपना लॉजिक लगाएं और जो भी ऑप्शंस ऐसे दिख रहे हैं बेकार के उन्हें एलिमिनेट करते जाएं, बचे हुए ऑप्शंस में दिमाग लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो हाइड्रोक्सी, ये तो हटा दो। ठीक है, ये बचा और ये बचा। अब देखो यहाँ पर 7 की श्रृंखला बनेगी, 7 की, किसकी बनेगी, 7। अब देखो यहाँ पर हेप्टेन, हेक्सेन तो 6 के लिए हो गया, हेप्टेन तो यानी कि 2 ऑन, दूसरे वाले पर ऑन लगा हुआ है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर यानी कि 1 यहाँ पर क्लियर आंसर आपको दिख रहा है। ठीक, वो जो पूरा फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है HOCH2 का होल थ्राइस CH2COCH3। ठीक, यही तो है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ऑन। ठीक है, क्लियर, यहां तक की चीजें, यहां तक की सब चीजें क्लियर। लास्ट में आ जाएगा 2 ऑन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, 57 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर है ना सभी को, यहां तक कोई किसी को डाउट, इस क्वेश्चन तक कोई डाउट नहीं। ठीक है, ये तो IUPAC नाम है, ये तो सिंपल है। आप आराम से अपने रूल्स देखें, अपने रूल्स को दिमाग में रखो, उनको रिवीजन करते रहो, डे बाय डे, रोज रिवीजन करो। ठीक, नेक्स्ट चल 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए क्रियात्मक समूहों का घटते हुए क्रम में वरीयता का सही क्रम लिखिए। यानी कि हमें घटते हुए क्रम में, यहाँ देखना है, क्रियात्मक समूह दे रखे हैं। ठीक है, ये क्रियात्मक समूह दे रखे हैं और इनमें देखना है जो घटते हुए क्रम में लगाए जाते हैं उनकी वरीयता का क्रम आपको यहाँ पर बताना है। तो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपकी NCERT से पूछा गया है, सीधा एकदम आपके NCERT में बोल्ड लाइन से लिखा हुआ है, बोल्ड एकदम ब्लैक कलर, डार्क ब्लैक कलर में हाईलाइटेड वे में लिखा हुआ है। ठीक है, और पेज नंबर कौन से पेज नंबर पर लिखा है, 266 पेज नंबर पर लिखा है। ठीक, तो वहां से भी आप देख सकते हो। तो वहां पर अगर आप देखोगे तो जो क्रम दिखेगा वो लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर गलत हो जाते हैं। तो NCERT से डायरेक्ट पूछा गया है और NCERT इसीलिए बोला जाता है बहुत ध्यान से पढ़नी है। ठीक, यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि 58 नंबर का क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है थियोफिन क्या है, एक समचक्रीय एरोमेटिक यौगिक है, समचक्रीय एलिफैटिक यौगिक है, या विषम चक्रीय एलिफैटिक यौगिक है, या विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक है। क्या होगा बताओ, कौन सा आंसर आपको लगता है। थियोफिन का स्ट्रक्चर किसको किसको पता है, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इसका जो संरचना होती है थियोफिन की वो बताओ। कुछ ऐसी होती है, यहां पर है सल्फर, ठीक, इस तरह से। ठीक है, ये क्या है, थियोफिन है ना, थियोफिन। ठीक है, अब देखो ये कैसा है, विषम चक्रीय है ना, ये कैसा है, विषम चक्रीय लग रहा है। ठीक, विषम चक्रीय, और कैसा है ये विषम चक्रीय, एरोमेटिक यौगिक है ना, ये कैसा है, एरोमेटिक यौगिक है। क्लियर, तो यहां पर ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4, विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक। क्लियर, विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक होगा यहाँ पर।
इतना क्लियर सभी को? नोट डाउन कर लो, स्ट्रक्चर इसका देख लो, ये जो संरचना मैंने बनाई है ये देख लो यहाँ पर, ठीक है? क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 59 क्वेश्चन ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। एनसीईआरटी में एक चार्ट दे रखा है जहां पर आपको समझाती श्रेणी बताई गई, एल्केन का जो सीरीज बताई गई, श्रृंखला बताई गई, जिसमें एल्केन के सारे आपको बताए गए, मीथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सब बताए गए। उसी में ही आगे जो आपकी समझातीय श्रृंखला होती है उसमें ही आगे ये दिया गया है, सीधा सीधा क्वेश्चन वहां से पूछा गया है। क्या है? C20H42 और C30H62 के नाम क्रमशः क्या होंगे? तो यहाँ पर जो C20 होता है, और ये सारी एल्केन श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, तो इनके लास्ट में एन जुड़ना है, इनके लास्ट में सब में एन जुड़ा है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं इकोसेन, ठीक। तो C20H42। इसी तरह यहाँ पर C30 और H62 को बोलेंगे एंगटेन, ट्राई एंगटेन, ठीक है, क्लियर? तो इसका आंसर डायरेक्ट मिल गया। ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही पूछा गया है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। इसमें आप खुद देखोगे एनसीईआरटी पर लिखा हुआ है ये डायरेक्ट, ठीक, इकोसेन और ट्राई एंगटेन। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 सही है, बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर गलत हो जाते हैं। यहां तक की चीजें सभी बच्चों को क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? पक्का? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 59 हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब बढ़ते हैं हम लोग 60 क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 60वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एसिटोफिनॉन का आईयूपीएसी नाम बताना है। एसिटोफिनॉन का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं कि एसिटोफिनॉन का फॉर्मूला क्या होता है, फिर हम इसका आईयूपीएसी नाम देखेंगे, ठीक है। चलो बताओ जल्दी से, एसिटोफिनॉन का आईयूपीएसी नाम क्या होगा, फिर इसका आंसर हम लोग निकालते हैं जल्दी से, ठीक। इसका फॉर्मूला होता है C6H5COCH3, ठीक है, यही तो होता है एसिटोफिनॉन का। तो यहाँ पर क्या है, ये देखो फेनिल समूह लगा हुआ है, ठीक, फेनिल समूह लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर फेनिल वाला जो होगा वो आंसर होगा पहले तो, ठीक। COCH3, CO यानी कि कीटो समूह लगा है तो लास्ट में ओन जरूर होगा, ठीक। कार्बन कितने आपको दिख रहे हैं? 2, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एथेनोन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 सेम है, लेकिन यहाँ पर बताया गया 1 पर या 2 पर, 1 फेनिल एथेनोन या 2 फेनिल एथेनोन, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 फेनिल एथेनोन। क्या आ जाएगा? 1 फेनिल एथेनोन, ठीक, क्लियर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? 1 फेनिल और आगे एथेनोन, ठीक है, ये आईयूपीएसी नाम हो जाएगा इसका। और ये एसिटोफिनॉन का फॉर्मूला होता है, ये सूत्र है, ठीक। C6H5COCH3। जब तक आपको सूत्र नहीं पता होगा आप आईयूपीएसी नाम कैसे बना पाओगे, तो ये भी जरूरी है आपके लिए याद करना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, यानी कि कौन सा क्वेश्चन? 61 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। चलो 61 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 61 क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपका एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल से पूछा गया है। जो आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं ना एनसीईआरटी में, पिंक कलर के होते हैं डार्क, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। बस एक डिफरेंट थोड़ा सा आपकी वैल्यूज में डिफरेंस कर दिया गया है, जिससे आप थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक। इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्या कह रहा है? मृदा का एक नमूना है, ठीक, एक सैंपल है, मिट्टी का एक सैंपल लिया गया है, जिसमें क्या करना है? नाइट्रोजन की गणना के लिए, ठीक, नाइट्रोजन की गणना के लिए जल्डॉल विधि यूज करी गई है यहाँ पर,
ठीक, जेल्डॉल विधि। अब उस जेल्डॉल विधि में नमूने के 0.75 ग्राम से निकली अमोनिया को 10 ml H2SO4 1 मोलरता, ठीक, उदासीन करती है, जो कि 1 मोलरता की है। ठीक, मृदा में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बताना है, यानी कि नाइट्रोजन का प्रतिशत बताना है, कितना है किसमें, मृदा में। ठीक है, जो मृदा का सैंपल यूज किया गया है मिट्टी का, उसमें बताना है कि नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो जो भी गिवन वैल्यू है उसे लिख देते हैं। गिवन वैल्यू क्या क्या है, इसके लिए तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखें कि उदासीन करती है ना। तो यहाँ पर देखो H2SO4 है, यह अमोनिया के साथ रिएक्ट करी, उदासीन कर देती है। तो यहाँ पर जब आप रिएक्शन करवाओगे तो ये बनेगी कुछ इस तरह से, अमोनियम सल्फेट बनेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है ना, अगर हम इसे दूसरी विधि से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को बहुत इजीएस्ट वे में, तो क्या हुआ है, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। अब देखो बैलेंस्ड भी है सब कुछ, क्लियर, 6 2 8, सल्फर 1 हो गया, ऑक्सीजन 4। ठीक, अब देखो यहाँ पर 2, हमें सीधे सीधा दिख रहा है 2 हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रतिस्थापित हुए हैं। ये सब मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी देखना, अभी इसका यूज होगा। ठीक, अब देखो जो सिंपल फॉर्मूला होता है, जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक, सिंपल फॉर्मूला आपको लिखना है इसके लिए, एक नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए मैं फॉर्मूला आपको बता दे रही हूँ। क्या होगा फॉर्मूला, यहाँ पर होगा, अगर आप लिखेंगे तो 1.4 इंटू, यहाँ पर नॉर्मलता आ जाएगी। ठीक, नॉर्मलता, ये क्या है, नॉर्मलता है। अब देखो नॉर्मलता का भी फॉर्मूला भी बताते हैं, इसके लिए क्या होगा, ये क्या है, नॉर्मलता है। यहाँ तक की चीजें क्लियर है। ठीक, नॉर्मलता है किसकी, H2SO4 की, और आयतन होगा। ठीक, आयतन भी होगा H2SO4। यहाँ पर H2SO4 मैं छोटा सा लिख दे रही हूँ जिससे आपको पता चल जाए, बटे में। ठीक, बटे में क्या हमें प्रतिशत निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसका सैंपल, पूरे सैंपल से देखना है ना, तो जो सैंपल होगा, जो मास दे रखा है इतने ग्राम, ठीक, तो यहाँ पर जो सैंपल है, यानी कि जो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, नमूने का जो मास दे रखा है वो लिखेंगे। ठीक, ये आपका फॉर्मूला लगना है। अब देखो इस फॉर्मूले में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें गिवन है। अगर आप आयतन देखोगे H2SO4 का, H2SO4 का आयतन आपको दे रखा है ऑलरेडी। ठीक, 10 ml। ठीक, 10 ml यहाँ पर ये दे रखा है। और क्या है, ये अभी हम निकाल लेंगे, बाकी ये भी दे रखा है। ये कैसे निकालेंगे, देखो नॉर्मलता निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता गुणे एन फैक्टर, मोलरता गुणे एन फैक्टर यानी कि NF। अब देखो मोलरता आपको 1 दे रखी है, एन फैक्टर अभी हमने निकाला है कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पर प्रतिस्थापित हुए हैं, तो यहाँ पर 2 हो गया। तो ये नॉर्मलता कितनी आ गई, 2 आ गई। नॉर्मलता कितनी आ गई, 2n हो गया ना, तो यहाँ पर 2n हो गया ये। तो यहाँ पर 2 पुट कर दोगे, जस्ट यहाँ पर पुट करो, देखो 1.4 इंटू 2 इंटू ये कितना है 10, डिवाइड में 0.75। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे, ये कितना बन गया, ये हो गया 28 डिवाइड बाय 0.75। अब इसे आप डिवाइड करोगे, इसे डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, इसे डिवाइड करोगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा आपका, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 37.33 आएगा। कितना आएगा, इसको डिवाइड करोगे जब, तो ऑप्शन के हिसाब से देखो कौन सा आंसर सही हुआ, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही हुआ। नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है, 37.33% यहाँ पर हमारा सैंपल में नाइट्रोजन का क्या है, प्रतिशत है। तो ये आंसर हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया, देख लो अच्छे से, कोई भी चीज जहां पर कुछ भी डाउट लग रहा है, समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, क्लियर है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े, नोट डाउन कर लो अच्छा इसे जल्दी से। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फॉर्मूला लगना है, यही फॉर्मूला मेन है नॉर्मलता निकालने के लिए। फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, NF, ठीक, M × NF। ये 2 फॉर्मूले से इजीली सॉल्व हो गया।
लेकिन इसके लिए रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 62 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन के गणना की ड्यूमा विधि में KOH का क्या कार्य होता है। हमें पता है नाइट्रोजन की गणना हम ड्यूमा विधि, जेल्डोल विधि इन सब से कर रहे हैं। कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन का अगर हमें पता करना है, ठीक, तो कैसे करते हैं, ड्यूमा विधि हो गई, जेल्डोल विधि हो गई। अब हर विधि में अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग जो यौगिक है उनका उपयोग करते हैं हम नाइट्रोजन की गणना करने के लिए। तो यहाँ पर पूछा गया है जो KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, उसका कार्य क्या है, उसका कार्य क्या होगा। ये डायरेक्ट NCERT आप देखोगे तो NCERT में डायरेक्टली लिखा हुआ है, ठीक। ये NCERT में जो ड्यूमा विधि अगर आप उसे बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें बताया गया है कि जो नाइट्रोजन की ड्यूमा विधि है, नाइट्रोजन की गणना के लिए ड्यूमा विधि, उसमें KOH का कार्य, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको शोषित करने का है, यानी कि एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है, ठीक। शोषित करने का कार्य, अच्छा लिख दिया है, ठीक है, शोषित करता है, ठीक। क्लियर, तो क्या हो गया, KOH का कार्य CO2 को शोषित करता है, ठीक। क्लियर है यहां तक की चीजें। KOH CO2 को शोषित करता है, इस तरह से लिख देंगे। क्लियर यहां तक की चीजें। क्वेश्चन नंबर 62 क्लियर हो गया, ठीक। डायरेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर गलत हो जाएंगे, बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक की चीजें, चलो नोट डाउन कर लो। अब हम बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 63 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 62 क्वेश्चन तक कोई डाउट, कोई परेशानी, सब क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 63 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा 63 क्वेश्चन कह रहा है जेल्डोल विधि जो है, नाइट्रोजन की गणना की जो जेल्डोल विधि है उसमें कॉपर सल्फेट का उपयोग क्या है। जैसे अभी ड्यूमा विधि में पूछा KOH का उपयोग क्या है, कार्य क्या है, वैसे ही इसमें पूछा जा रहा है कॉपर सल्फेट का उपयोग क्या होता है। तो जो जेल्डोल विधि होती है, जेल्डोल विधि में कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 क्या करता है, CuSO4 एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। किसकी भांति, उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, ठीक, की भांति कार्य करता है। डन, क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी, बाकी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ये भी NCERT का ही क्वेश्चन है, आप देखोगे जो जेल्डोल विधि है उसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। जेल्डोल विधि में CuSO4 जो है वो एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। क्लियर है यहां तक की चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 64 नंबर का क्वेश्चन, सर्वप्रथम क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किसको अलग करने में किया गया था। सर्वप्रथम जो क्रोमेटोग्राफी है उसका उपयोग किसको अलग करने के लिए किया गया था। सबसे पहले तो ये बताओ क्रोमेटोग्राफी है क्या। आप देखोगे NCERT में लिखा है जो क्रोमेटोग्राफी है वो ग्रीक वर्ड से आया है। क्रोमेटोग्राफी में जो क्रोमा है यानी कि क्रोमेटो है उसका अर्थ होता है क्रोमा, क्रोमा का अर्थ होता है रंग, ठीक। अब रंगों को अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन सर्वप्रथम किसके रंगों को अलग करने के लिए किया गया ये भी तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर होगा पौधों में पाया जाने वाला जो रंगीन पदार्थ है, रंगीन पदार्थों, ठीक है, रंगीन पदार्थों को। क्लियर। तो यहाँ पर सर्वप्रथम क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग
जो पौधे हैं उनमें पाए जाने वाले रंगीन पदार्थों को अलग करने में किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी जो टॉपिक है उसमें फर्स्ट सेकंड लाइन में ही लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। क्लियर? डन। तो बाकी के ऑप्शंस गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक की चीजें समझ में आ गई हैं? अब हमारे मुश्किल से 10 क्वेश्चंस अप्रॉक्स बचे हुए हैं, ठीक है? क्लियर? चलो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है जो विभेदी निष्कर्षण होता है, ठीक है, विभेदी निष्कर्षण में कार्बनिक यौगिक, ये यौगिक लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है, फिर रिक्त स्थान में अधिक घुलनशील है, घुलनशील, ठीक है, की अपेक्षा। तो 2 रिक्त स्थान है और यहाँ पर ऑप्शंस हमारे क्या दे रखे हैं, ऑप्शंस बोले गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है जल और कार्बनिक विलायक, फिर कह रहा है अकार्बनिक विलायक और कार्बनिक विलायक, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कार्बनिक विलायक तथा जल, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कार्बनिक विलायक अकार्बनिक विलायक। तो वो जो विभेदी निष्कर्षण होता है इसमें जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ये कार्बनिक विलायकों में ज्यादा घुलनशील होते हैं, किसकी अपेक्षा, जल की अपेक्षा। तो इस लाइन में आपको अपना आंसर भी मिल गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या अब होगा इसका पूरा, अगर आप पूरा क्वेश्चन बनाकर देखोगे तो विभेदी निष्कर्षण में कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायक में अधिक घुलनशील है जल की अपेक्षा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए भाई हम लोग 66 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 66 नंबर का क्वेश्चन, एक वाष्पशील व अवाष्पशील, ठीक है, एक वाष्पशील और अवाष्पशील यौगिक हैं, उनको किस विधि द्वारा पृथक करते हैं। क्लियर? किनको किस विधि द्वारा पृथक करते हैं आप सभी ने इस चैप्टर में पढ़ रखा है। सरल आसवन, प्रभाजी आसवन, ये सारे विभेदी निष्कर्षण, भाप आसवन, ये सब पढ़ रखा है आप सभी ने। तो जिस यौगिक में अगर हम देखें क्वथनांक का कोई बात नहीं कही गई है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या बोला है, एक वाष्पशील है और एक अवाष्पशील यौगिक है, इनको अलग करना है तो सिंपल डिस्टिलेशन यानी कि सरल आसवन विधि का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। प्रभाजी आसवन जहां पर क्वथनांक की बात आ जाएगी तो यहाँ पर ये ऑप्शंस गलत हो जाते हैं सारे। भाप आसवन यानी कि स्टीम। क्लियर? अब प्रभाजी आसवन भी नहीं होगा, बचा क्या, सिंपल डिस्टिलेशन यानी कि सरल आसवन हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्लियर? यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई। ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट आप देखोगे, एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, उसी लाइन में ही आपको उत्तर मिल जाएगा जो सरल आसवन बताया गया है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 67 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, पढ़ो जल्दी से। 67 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, प्रभाजी आसवन में उच्च क्वथनांक वाले द्रव की वाष्प निम्न क्वथनांक वाले द्रव के वाष्प से बाद में संघनित होती है, पहले संघनित होती है, साथ में संघनित होती है या पर संघनित होती है। तो आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। प्रभाजी आसवन जो होता है उसमें क्या होता है, जब हम द्रवों को अलग कर रहे होते हैं अलग अलग क्वथनांक के, तो जो उच्च क्वथनांक वाले द्रव होते हैं वो द्रव के वाष्प, जो द्रव की वाष्प है जिसके उच्च क्वथनांक है, वो निम्न क्वथनांक वाले द्रव की जो वाष्प है उससे पहले संघनित हो जाती है, ठीक है। याद रखना, ये भी एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, डायरेक्ट आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लाइन पे ही आंसर आपको दिख जाएगा। तो जो प्रभाजी आसवन है उसमें जो उच्च क्वथनांक यानी कि जो हायर बॉइलिंग पॉइंट वाले द्रव होते हैं उनकी तुलना, ठीक, वाले द्रव की वाष्प जो होती है वो निम्न क्वथनांक वाले द्रव के वाष्प से पहले संघनित हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है यौगिक में, अब एक ये यौगिक दे रखा है आपको, ठीक है, ध्यान से देखो। अब इसमें पूछा गया है उपस्थित है क्या। ऑप्शन ए कह रहा है 12 डिग्री हाइड्रोजन का जो परमाणु है वो उपस्थित है, या अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, बोल रहा है दूसरा ऑप्शन 2 डिग्री,
ठीक है, 2 डिग्री और 12 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, या फिर तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 2-3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु केवल उपस्थित है, या फिर चौथा ऑप्शन बोल रहा है 12-1 डिग्री और 2-3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। ये कैसे पता चलेगा? देखो फॉर्मूला लिखते हैं जो यहाँ पर आपको दे रखा है, CH3 CH और फिर से CH है, फिर क्या है CH3, ठीक, फिर यहाँ पर एक CH3 लगा हुआ है और एक यहाँ पर लगा हुआ है। अब ध्यान से देखना, ये वाला जो CH3 है, ये वाला जो CH3 है अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? सिर्फ एक कार्बन से, ठीक, तो ये 1 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 1 डिग्री। इसको देखोगे तो 1 2 और 3, तो ये कितना हो गया? 3 डिग्री, ठीक है। इसी तरह 1 2 3, ये भी 3 डिग्री हो गया, ठीक। इसको देखोगे तो 1 से ही जुड़ा है तो ये 1 डिग्री हो गया। इनको देखो, ये भी 1 डिग्री, इसको देखो, ये भी 1 से ही जुड़ा है, 1 डिग्री, ठीक। तो हमें ये तो पता चल गया है कि कौन 1 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है। अब इसमें ही हम हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को गिन लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना। चलो, तो सबसे पहले तो देखें यहाँ पर 1 डिग्री के कितने हाइड्रोजन हैं। 1 डिग्री में सबसे पहले इसको देखोगे तो 3 हाइड्रोजन यहाँ मिल गए, 3 यहाँ मिल गए, ठीक, 3 फिर 3 मिले हमें, और यहाँ पर 1 डिग्री आ रहा है, 3 यहाँ मिल गए और 3 डिग्री यहाँ पर, यानी कि ये 4 जगह 3 डिग्री के मिल गए, ठीक, 4 जगह मिल गए। इसको काउंट करो, 6 3 9 3 12, यानी कि 12 क्या है? 12 1 डिग्री, 12 1 डिग्री के हैं ना। ये देखो 1 डिग्री के हैं, 3 हाइड्रोजन सब जगह जुड़े हैं, 1 डिग्री के हैं, ठीक, तो 12 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर हमें मिल गए, ठीक है। अब देखो 3 डिग्री में कितने हाइड्रोजन है? 3 डिग्री तो ये है और एक ये है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, तो यानी कि 2 हाइड्रोजन क्या है? 3 डिग्री के हैं, 2 हाइड्रोजन 3 डिग्री के यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक। तो देखो 12 और 2, यहाँ पर ऑप्शन 1 कह रहा है 12 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु केवल, तो ये सही होता, लेकिन अगर यहाँ पर ये भी जोड़ देते हैं कि 2-3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु, इस वजह से ये गलत हो गया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है 2 डिग्री और 12 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु है, तो 2 डिग्री तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ पर तो 3 डिग्री है, तो ये तो गलत हो गया। तीसरा कह रहा है 2-3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है, सही कह रहा है 2-3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु है, पर साथ साथ और क्या है? 12 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु भी है, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा आपका लास्ट ऑप्शन, यानी कि यही ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए फिर भी इसे देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं? 12 1 डिग्री, 12 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु और 2-3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु, ये राइट आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ये 68 नंबर क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? देख लो, नोट डाउन कर लो किस तरह से काउंट किया गया है। ये यहाँ पर 1 डिग्री के लिए काउंट किया गया है, ठीक, और 3 डिग्री के लिए आपको डायरेक्ट मैंने बता दिया है एक, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। 68 के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 69 क्वेश्चन। क्या कह रहा है? दिए गए यौगिक का सही IUPAC नाम बताना है। अब ये यौगिक क्या दे रखा है? देखो, ठीक, ये यौगिक दे रखा है। अब इसमें काउंटिंग अगर शुरू करोगे आप, तो काउंटिंग शुरू करो, देखो यहां पर काउंटिंग शुरू करो, क्या आएगा? देखो 1 2 3 4, इस तरह से 1 2 3 4 5, ठीक, क्लियर? इस तरह से करें। और बताओ और कौन सा तरीका हो सकता है? और कौन सा तरीका हो सकता है? अच्छा, ये भी तो होगा, 3 के बाद 4 इधर आएगा। हमें अगर श्रृंखला बड़ी भी तो बनानी होती है ना, तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 हो गया, तो जाहिर सी बात है ये 5 है, ये 6, देखो श्रृंखला बढ़ गई। वैसे भी हमें श्रृंखला ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देने होते हैं, ठीक है, तो ये सही हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या क्या है? 1 पर त्रिबंध लगा हुआ है, 1 पर त्रिबंध है, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं
आइन जरूर आएगा। क्या आएगा? आइन जरूर आएगा। तो कोई ऑप्शन है जिसमें आइन है? देखो सभी में है ज्यादातर, सिर्फ इसमें नहीं है, तो यानी कि ये ऑप्शन हटा दो सबसे पहले। ठीक, इसमें आइन है यानी कि अभी इसे रखते हैं, इसमें भी आइन है और इसमें भी आइन है। ठीक है, अब देखो और क्या चीज है जो हटने के लिए तैयार है, कौन सा ऑप्शन है जो हट सकता है? और देखो, ठीक है, और क्या है? चौथे पर मैथिल लगा होना चाहिए। चौथे वाले पर क्या है? मैथिल लगा होना चाहिए। ठीक, फोर्थ वाले पर मैथिल, फोर्थ पर मैथिल। अगर हम काउंटिंग देखेंगे, 1 पर आइन लगा होना चाहिए। ठीक, 1 पर आइन होना चाहिए। तो देखो इसे काउंट करके 1 पर आइन, ठीक है, चौथे पर मैथिल हो गया। ठीक है, 4 पर इन भी है। 4 पर इन क्यों? क्योंकि यहाँ पर दीबंद है। ठीक है, 4th पर इन क्यों है? क्योंकि दीबंद है। ठीक, क्लियर? तो यहाँ इन हो जाएगा, तो 4 पर इन हो गया। और कहीं है 4 पर मैथिल, 4 पर इन, यानी कि ऑप्शन यही हमें सही दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन 3rd ही सही लग रहा है। देखो बाकी तो ये कट गया, 3 पर मैथिल है ही नहीं। ठीक है, 4th पर मैथिल होगा, बाकी हेक्स। अब देखो 6 है तो सभी को पता है हेक्सा होना चाहिए, हेक्सा इन। ठीक, इन किस पर है? 4th पर लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर 3rd यहाँ पर राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो पूरा नाम क्या होगा? यहाँ पर पूरा नाम होगा 4 मैथिल, और आगे क्या होगा? 4 मैथिल हेक्स 4 इन 1 आइन। ठीक है, ये पूरा IUPAC नेम आपका हो जाएगा। क्लियर? 4 मैथिल हेक्स 4 इन 1 आइन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 5 क्वेश्चन हमारे और बचे हुए हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ये क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो कह रहा है वह यौगिक जिसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन परमाणु उपस्थित है, तो इनमें से कौन सा ऐसा यौगिक है जिनमें चारों डिग्री कार्बन परमाणु उपस्थित है, यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम सबका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर है उसका स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगा। ट्राईमेथिल पेंटेन, हमें पता है 5 की श्रृंखला है। ठीक, 5 की श्रृंखला है। दूसरे और तीसरे पर 2 लगे हुए हैं मैथिल, 3 लगे हुए हैं, मतलब टोटल 3 मैथिल हैं। कहाँ पर? दूसरे और तीसरे पर। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से गिनती शुरू करें, ठीक, तो यहाँ पर एक मैथिल लगा हुआ है। ठीक है, और तीसरे पर 2 मैथिल लगे हुए हैं, एक यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक, क्लियर? बाकी श्रृंखला आपको और ओपन करनी है, और ओपन इधर CH वगैरह जोड़ सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इसका कोई काम नहीं है। हमें सिर्फ काउंट करना है कि इसमें क्या 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन उपस्थित है, ये हमें देखना है। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो ये 1 डिग्री हो गया। ठीक, इसको देखोगे तो ये 1 2 3 डिग्री हो गया। इसको देखोगे तो ये 4 हो गया। ठीक, अब हमारे ये 3 तो पता चल गया, अब 2 डिग्री का पता और लगाना है। तो इसको अगर देखोगे तो ये इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा है, तो यानी कि 2 डिग्री भी हो गया। ये फिर से 1 डिग्री हो गया, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है ये इसमें चारों टाइप के डिग्री कार्बन परमाणु उपस्थित हैं। क्लियर? तो 2,3,3 ट्राईमेथिल पेंटेन में चारों तरह के कार्बन के जो डिग्रियां हैं, कार्बन परमाणु उपस्थित हैं, चारों डिग्री के। डन? क्लियर? बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर गलत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 71 क्वेश्चन में फिर से IUPAC नाम पूछा गया है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दे रखा है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर दे रखा है और पूछा गया है, तो सबसे पहले तो साइक्लो स्ट्रक्चर होगा। ठीक, देख के ही पता चल रहा है। अब देखो साइक्लो है, ठीक है, अब ये देखो 5 है ना कार्बन, ठीक, 5 पेंटल पेंटेन। ठीक, तो यहाँ पर साइक्लो, पहले तो साइनो वाला, ये गलत होगा। ठीक है, और यहाँ पर साइक्लो है, पेंटेन भी है, चलो ठीक है। लेकिन एक चीज और क्या होगी, यहाँ पर कार्बोनाइट्राइल। ठीक, इसका जो नाम होगा, इसका नाम होगा साइक्लो पेंटेन
कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, यहां पर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वन, पेंटेन नहीं, पेंटेन। ठीक है, पेंटेन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? इसीलिए ये गलत हो गया, सिर्फ इस वजह से। ठीक है, बाकी के ये भी गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर है इस IUPAC नेम के लिए। क्लियर? क्या हो गया? साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 72 क्वेश्चन। चलो 72 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिर से IUPAC नाम के लिए आ गया है, यहाँ पर फिर से स्ट्रक्चर दे रखा है। काउंटिंग करो, देखो क्या होगा इसका नाम। अगर हम 72 की बात करें, 72 की अगर हम बात करेंगे तो इसका नाम क्या होना चाहिए? आप देख रहे हो यहाँ पर कौन कौन से समूह लगे हुए हैं, ये ब्रोमो, ठीक, अल्कोहल समूह भी और यहाँ साइनाइड भी है। ठीक, अब देखो हमें क्या करना होता है इसमें, सबसे पहले तो सबके क्रियात्मक समूह की जो वरीयता है वो भी देखनी है। ठीक, तो क्या होना चाहिए 72 के हिसाब से, बताओ। यहाँ पर अगर आप काउंटिंग करोगे 72 वाले में तो क्या होगा इसका आंसर? क्या होना चाहिए? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। क्या होगा इसका आंसर? इसका ऑप्शन नंबर आपका होगा सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सेकंड होगा इसका ऑप्शन। ठीक, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल। ठीक, बेंजीन रिंग है, बेंजोनाइट्राइल यहाँ पर ये समूह। ठीक, तो 2 ब्रोमो, दूसरे नंबर पर ब्रोमो हो गया और यहाँ पर 5 हाइड्रोक्सी। ठीक है, 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल। बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर गलत हो जाते हैं, ये हमारा राइट आंसर होगा। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 73 क्वेश्चन। 73 क्वेश्चन में फिर से IUPAC नाम पूछा गया है। यहाँ पर चलो नंबरिंग करते हैं। यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, देखो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। ठीक है, इस तरह से ही होगा ना, 1 2 3 और ये आ गया 4 5 और क्या आएगा, फिर ये आ जाएगा 6। ठीक, क्लियर, और ये वाला आ जाएगा 7। ठीक, हमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन यानी कि सबसे लंबी श्रृंखला देखनी होती है, तो इस हिसाब से ये 7 हो गया। तो यानी कि सबसे पहले तो ऐसा कोई ऑप्शन देखना है जिसमें हेप्टेन, हेप्टा हो। ठीक है, यानी कि 7 को क्या बोलते हैं? हेप्ट। ठीक, तो बाकी के तो हटा सकते हैं हम लोग, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हटा दो। ठीक, इसमें हेप्टा, इसमें हेप्टा, ये भी ऑप्शन हटा दो। ठीक है, अब बचा कौन सा? इन दोनों में कंपटीशन है बस। ठीक, अब देखो 2 और 5 में डाई मेथिल, अगर आप यहाँ देखोगे तो 6 वाले पर भी तो मेथिल है, ये डाई मेथिल, वो भी 2 मेथिल समूह लगे हुए हैं 6 वाले पर। ठीक, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डाइनोइक अम्ल। ठीक, 5th पर डाइनोइक अम्ल, अगर आप यहाँ पर इसको देखोगे तो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से कौन सा सही होना चाहिए? 3rd। ठीक, अगर थोड़ा सा ट्रिक लगाकर अगर हम देखें, जरूरी नहीं हम पूरा पूरा नाम लिखें, अगर थोड़ी सी ट्रिक लगाई, नंबरिंग करी और देखा कौन सा ऑप्शन हट रहा है उसे हटा दिया, बाकी के बचे ऑप्शंस में अगर हम देखें कंपैरिजन करके तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3rd यहाँ पर राइट आंसर होगा, बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर गलत होते हैं। क्लियर है? 7 तक गई है ये श्रृंखला, 7 तक। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो यहाँ से हेप्टा आ गया और 2 पर आपको पता है 2 और 6 पर मेथिल समूह लगे हैं, 2 पर और 6 पर। ठीक, तो डाई 6 पर 2 है, डाई मेथिल हेप्टा, फिर 2 और यहाँ पर क्या आ गया 5 डाइनोइक अम्ल। ठीक, 5 डाइनोइक अम्ल। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूट 1 इन की सही संरचना सूत्र क्या होगा? ठीक है, 4 ब्रोमो और 3 मेथिल ब्यूट 1 इन की संरचना सूत्र क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम नंबरिंग करें, सबसे पहले देखो 4 ब्रोमो, चौथे पर ब्रोमीन और तीसरे पर मेथिल। ठीक, और डबल बॉन्ड 1 पर लगा होगा, तो इसकी नंबरिंग ऐसी किसी कंपाउंड की करें जिसमें हमें नंबरिंग सही मिल जाए, 1 पर इन मिल जाए और
4 पर ब्रोमो मिल जाए। तो यहाँ पर तो हमें दिख नहीं रहा है कहीं पर, अगर हम यहाँ पर 1 इन लगाएंगे तो यहाँ मैथिल समूह है, ठीक, तो ये गलत हो गया, ठीक, 4। अब यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर काउंट करोगे, ये भी गलत आ रहा है। सेकंड ऑप्शन देखो, थर्ड देखो, कहाँ पर आपको लग रहा है, थोड़ा सा ट्रिक देखो, कहाँ पर आपको लग रहा है 1 इन ब्यूट 4 ब्रोमो, ये सारी चीजें एक जगह मैच कर रही हो, कहाँ पर ऐसा लग रहा है। अगर हम देखो सेकंड ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा CH3 और CH2Br, ठीक है, ये हो गया। इसकी नंबरिंग करते हैं फटाफट। इसकी नंबरिंग देखो, अगर यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3, ठीक, और वो 4 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर 4 पर ब्रोमो, ठीक है, 1 पर इन ब्यूट क्योंकि 4 है, ठीक, 4 हो गया, और बचा क्या, 3 पर क्या है, मैथिल है, 3 पर मैथिल समूह जुड़ा है। तो यानी कि यहाँ से हमें अपना राइट आंसर मिल गया, बाकी के ऑप्शंस यहाँ से गलत होते हैं। क्लियर है यहाँ तक की सारी चीजें? डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 75 क्वेश्चन यानी कि आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद के क्वेश्चंस आपको सर करवाने वाले हैं। यहाँ तक की चीजें क्लियर हैं सभी बच्चों को? IUPAC नाम में आपको क्या करना है, सिंपल, क्योंकि टाइम इतना होगा नहीं पेपर में, तो आप सबके IUPAC नाम अगर बनाने बैठ जाओगे सभी संरचना की, या फिर आप अगर सभी के देखने लगोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो आपको एक थोड़ा सा सिंपल ट्रिक देखना है, एक लॉजिक लगाना है, कहाँ पर क्या चीजें मैच कर रही हैं, बस उसी को आपको टिक लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाकर, ठीक है, क्लियर यहाँ तक की चीजें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 75 क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस यौगिक के लैसग्ने जो निष्कर्ष होता है, ठीक, जो परीक्षण होता है, लैसग्ने परीक्षण आप सभी को पता है ना, लैसग्ने परीक्षण क्या होता है ये जल्दी से मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, और किस लिए उपयोग में यूज किया जाता है। निष्कर्ष को फेरिक क्लोराइड विलयन से अभिकृत करने पर रक्त लाल रंग मिलेगा। तो इसमें हमें कुछ यौगिकों के नाम दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा यौगिक है जिसके लैसग्ने निष्कर्ष को फेरिक क्लोराइड से अगर हम अभिकृत करें तो रक्त लाल रंग का यहाँ पर हमें रंग प्राप्त होता है? कौन सा ऑप्शन होगा? और लैसग्ने परीक्षण क्या होता है ये भी जल्दी से बताओ। देखो सबसे पहले जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ना, उसमें हम लोग हमेशा से पढ़ते आए कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप और आगे बढ़ते हो तो आपको पता है नाइट्रोजन भी होता है, सल्फर भी होता है, हेलोजन्स भी होते हैं। तो अब किसी कार्बनिक यौगिक में अगर हमें पता लगाना है कि नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन ये सब मौजूद हैं, तो सबके लिए अलग अलग परीक्षण है, उनकी अलग अलग अगर हम देखेंगे गणना करेंगे तो सबके लिए अलग अलग विधियां हैं। तो वैसे ही लैसग्ने परीक्षण क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों में नाइट्रोजन, सल्फर और हैलाइड्स, हैलाइड्स में क्या क्या आ गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब, ठीक, इन सब के परीक्षण के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है, जो लैसग्ने परीक्षण होता है, ठीक, जो भी हमारे कार्बनिक यौगिक हैं। अब देखना इसमें भी बहुत छोटी सी, बहुत एक माइनर सी चीज है जिससे हम इसका आंसर तुरंत निकाल सकते हैं। देखो कार्बनिक यौगिक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, कार्बनिक यौगिकों में गणना करने के लिए ज्यादा इसमें हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है अगर आपने पढ़ा है तो, ठीक। देखो क्या कह रहा है, अब लैसग्ने परीक्षण आपको पता है, ठीक, ये चीज पता हो गई। अब देखो यहाँ पर रक्त लाल रंग जब मिलता है जब नाइट्रोजन और सल्फर किसी यौगिक में दोनों मौजूद होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सिर्फ नाइट्रोजन होता है तो प्रूशियन ब्लू कलर देता है, ठीक है, सल्फर होता है तो वो डिफरेंट कलर देता है, लेकिन रक्त लाल रंग कब मिलता है, जब दोनों की मौजूदगी होती है, जब दोनों उपस्थित होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन व सल्फर दोनों मौजूद होंगे तो यहाँ पर रक्त लाल रंग मिलेगा, ठीक। अब आप यौगिक देख लो किसमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हैं, ठीक, यहाँ पर सिर्फ नाइट्रोजन है, गलत, सल्फर नहीं है, ठीक। इसमें आ जाओ, यहाँ पर सिर्फ सल्फर है, गलत हो गया, ठीक। अब बचा इसमें नाइट्रोजन, इसमें सल्फर, इसमें नाइट्रोजन, इसमें सल्फर। अब आप कहोगे ये दोनों तो फंस गए। देखो बात क्या हो रही, कार्बनिक यौगिक की, ये कार्बनिक यौगिक है बच्चों,
ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, कार्बनिक यौगिक है अमोनियम सल्फेट। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आंसर तो हमारा आ गया, आंसर आ गया ना, क्लियर। रिएक्शन दे रखी है बुक में, वो रक्त लाल रंग देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इसमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों उपस्थित हैं। क्लियर। तो यहाँ से हमारा 2 मिनट में आंसर आ गया, अगर हम सिर्फ एक वर्ड पर ध्यान दें, कौन सा कार्बनिक यौगिक। ठीक है, क्लियर। चलो, तो इतना यहाँ पर समझ में आ गया। बाकी के ऑप्शन सारे गलत हो गए, बाकी के सारे ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। डन, यानी कि 75 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आप इसे नोट डाउन करना चाहते हो, नोट डाउन कर लो। लैसिग्नी परीक्षण क्या होता है, जिसमें हम इनकी गणना करते हैं, इनको इनकी उपस्थिति का पता लगता है। ठीक है, यहाँ तक कि 75 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे के जो बचे हुए 25 क्वेश्चंस हैं वो आपके सर करवाने वाले हैं। क्लियर। चलो भाई, तो यहाँ पर अब मेरा रोल तो खत्म होता है, अब आगे के 25 क्वेश्चंस के लिए आप रुको, वो आपको सर करवाने वाले हैं। नमस्कार सभी लोगों को, मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नीट टेस्ट 2 का हिंदी में 76 to 100 डिस्कस करेंगे हम। 51 to 75 क्वेश्चन शिल्पा मैम ने किया है और आगे हम बात करते हैं 76 क्वेश्चन की। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि पेपर कैसा रहा आप लोगों का। पेपर तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों का, पेपर पूरा NCERT बेस्ड बना हुआ है, इसलिए पेपर आप लोग का बहुत अच्छा हुआ होगा और आप लोग के अच्छे मार्क्स भी आए होंगे। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं 76 क्वेश्चन की। अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हैलोजन का सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट द्वारा परीक्षण करने से पहले सोडियम निष्कर्षण को नाइट्रिक अम्ल द्वारा उबालने के लिए क्या होगा, आपका असत्य है। तो याद रखिएगा आप लोग, अगर हम लोग बात करते हैं क्या हैलोजन की बात किया जाए, हैलोजन के परीक्षण की बात किया जाए, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्या, अगर यदि हैलोजन के निष्कर्षण की बात किया जाए तो अगर उसमें क्या हो, आपका सोडियम का साइनाइड हो और सोडियम का साइनाइड हो, सोडियम का साइनाइड हो और सोडियम का सल्फाइड हो, तो उसको क्या करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, वो विघटित कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा असत्य है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या, सोडियम साइनाइड NaCN यदि प्रेजेंट हो तो उसको क्या करता है, विघटित कर देता है। सोडियम सल्फाइड Na2S ये भी हो तो उसको क्या करता है, विघटित कर देता है। सोडियम निष्कर्षण को अम्लीय कर देता है, ये भी क्या है आपका, अम्लीय, क्योंकि क्या है, नाइट्रिक अम्ल क्या है आपका, अम्लीय है। क्या है आपका, अम्लीय है। अगर अम्लीय है तो इसका मतलब क्या करेगा आपका, अगर अम्लीय है तो क्या करेगा आपका, सोडियम निष्कर्षण को अम्लीय कर देता है। इसका मतलब किसके लिए, सोडियम हाइलोडम, क्या बोलेंगे, सोडियम हाइलाइड को विघटित कर देता है। यही क्या होगा आपका, असत्य हो जाएगा। सोडियम हाइलाइड को क्या करता है, विघटित नहीं करता है। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो 76 का आंसर क्या हुआ आपका, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। तो सही बच्चों के आंसर सही हुए होंगे। आइए बात करते हैं 77 की। तो 77 देखिए क्या लिखा हुआ है, लेसेग्ने के परीक्षण का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। किसकी बात करेंगे हम लोग, उपयोग किया जाता है। तो क्या करेंगे, केवल कार्बन का, केवल हाइड्रोजन का, केवल ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन और फास्फोरस का। तो याद रखिएगा, लेसाग्ने के परीक्षण की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ क्या होता है आपका, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन और फास्फोरस का हम लोग क्या करते हैं, परीक्षण करने के काम आते हैं। कौन सा होता है आपका, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन और फास्फोरस की बात करेंगे। तो 77 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है ना। बात करते हैं हम लोग हैं 78 की। तो देखो क्या लिखा हुआ, कैरियस विधि से सल्फर का आंकलन करते समय यदि 0.48 ग्राम क्या है आपका कार्बनिक यौगिक है और 0.699 ग्राम क्या है आपका बेरियम सल्फेट देता है, तो सल्फर का प्रतिशत क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले आप याद कर लीजिएगा, क्या बेरियम का BaSO4 बेरियम सल्फेट का और क्या बोलते हैं, परमाणु भार, बेरियम सल्फेट का परमाणु भार की बात करें तो अगर परमाणु भार की बात करते हैं तो बेरियम का कितना होता है 137 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 प्लस क्या करेंगे हम लोग 16 इंटू कर दीजिए 4, ऐसे ला दीजिए 4 इंटू 16 लिख दीजिए, 4 इंटू क्या हो जाएगा आपका 16, तो वो पूरा ओवरऑल कितना हो जाएगा आपका 233 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यही पूछा क्या, परसेंटेज ऑफ सल्फर, याद रखिएगा परसेंटेज ऑफ सल्फर की बात किया जाए तो सल्फर का मोलर मास कितना होता है 32 अपान
बेरियम सल्फेट का मोलर मास कितना होता है 233 233 इंटू क्या होता है आपका मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का मास ऑफ एलिमेंट अपान मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक का भार अपान क्या होगा आपका, देखो एलिमेंट तत्व का भार मास द्रव्यमान अपान क्या बोलेंगे ऑर्गेनिक कार्बनिक यौगिक का मास द्रव्यमान इंटू क्या कर देंगे हम लोग 100। तो यहाँ पे देखिए सर क्या करना है, आपको करना क्या है 32 अपान 233 इंटू मास ऑफ एलिमेंट हो कितना दिया आपका, कितना दिया आपका 0.699, कितना दिया है 0.699 दिया है अपान मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया है 0.480 इंटू क्या कर देंगे हम लोग 100। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी आंसर कितने आ जाएंगे आपके 20%, कितने आ जाएंगे यहाँ पे 20% आ जाएगा। तो फर्स्ट इज द यहाँ पे राइट आंसर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो सभी लोग के आंसर तो सही हुए होंगे, क्योंकि देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। अगर बेरियम सल्फेट में सल्फर का पूछ रहा है प्रतिशत, उसी तरह क्या पूछ सकता है आपका, क्या पूछ सकता है वाटर में H2O में पूछ देगा आपसे क्या परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन या कार्बन की बात करेगा तो उसके लिए अलग अलग फार्मूले होते हैं। तो यहाँ क्या पूछा है आपका सल्फर के लिए, तो सल्फर के लिए क्या होता है 32/233 इंटू मास ऑफ एलिमेंट अपन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू क्या होगा आपका 100 हो जाएगा, ठीक है ना। आइए बात करते हैं हम लोग हैं 79 की। तो 79 की बात करते हैं तो क्वेश्चन देखिए क्या लिया हुआ C4H11N से कितने प्राथमिक एमीन बनेंगे, प्राइमरी एमीन। अगर प्राइमरी एमीन की बात करते हैं हम लोग हैं तो प्राइमरी एमीन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे याद रखिएगा C4H11N की बात करते हैं तो कितने प्राइमरी एमीन बनते हैं, क्या बनते हैं 4 क्या बनता है आपका प्राइमरी एमीन बनता है, और 3 क्या बनता है आपका सेकेंडरी एमीन बनता है, और क्या होगा आपका 1 क्या बनता है आपका टर्सरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। ये आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब कैसे बनेगा थोड़ा ये समझ लीजिए। अगर प्राइमरी एमीन की बात किया गया, प्राथमिक एमीन की बात करेंगे तो देखो क्या होगा आपका CH3 यहाँ पर CH2 और क्या होगा आपका NH2। देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, 3 2 5 2 7 2 9 2 11, क्या 11 क्या होगा आपका हाइड्रोजन और एक क्या होगा आपका नाइट्रोजन। तो पहला तो आपका ये बन जाएगा प्राइमरी एमीन। दूसरी की बात करें हम लोग तो क्या होगा आपका CH3 यहाँ पर CH यहाँ कर दीजिए आप CH3 यहाँ लिख दीजिए आप CH2 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका NH2। तो दूसरा स्ट्रक्चर तो आपका ये बन जाएगा। देखो ये भी प्राइमरी एमीन ही है, ये भी क्या आपका प्राइमरी एमीन है, ठीक है। तीसरे की बात करें हम लोग यहीं पे तीसरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा आपका। अगर तीसरे स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं तो देखो क्या होगा आपका CH3 CH2 यहाँ पर CH यहाँ लिख दीजिए आप CH3 यहाँ लिख दीजिए क्या आप NH2। तो ये भी क्या होगा आपका प्राइमरी एमीन हो जाएगा। चौथे स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा आपका, क्या देखिए C यहाँ पर CH3 यहाँ लिख दीजिए आप CH3 यहाँ लिख दीजिए आप CH3 यहाँ लिख दीजिए क्या आप NH2। तो ये भी क्या होगा आपका प्राइमरी एमीन ही होगा। तो 4 प्राइमरी एमीन बन जाएंगे, 3 सेकेंडरी एमीन बन जाएंगे, 1 टर्सरी एमीन बन जाएगा। तो प्राइमरी एमीन की बात करेंगे तो क्या होगा आपका 4 प्राथमिक एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो कौन सा आंसर होगा 79 का 4th इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं, आइए बात करते हैं हम लोग क्या है 80 क्वेश्चन की हम लोग बात करें। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये दोनों कंपाउंड दिए हुए हैं, पूछा गया है कि कौन से आइसोमेरियम को शो करेंगे, किस समावयवता को शो करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है बेंजोइक एसिड है, एसिड किस में चेंज हो रहा है आपका एल्कोहल में और एल्डिहाइड में। तो पूछ रहा है बताओ क्या होगा स्थान समावयवता, क्रियात्मक समावयवता, श्रृंखला समावयवता और क्या बोलेंगे हम लोग त्रिविम समावयवता। इसका मतलब सर क्या होता है कि देखिए हम लोग बात करते हैं जब कोई फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या एसिड किस में चेंज हो जाए आपका एल्कोहल और एल्डिहाइड में, साइनाइड आइसोफाइनाइड में, क्या बोले एल्कोहल ईथर में, बात करें एल्डिहाइड कीटोन में, एसिड के डेरिवेटिव में चेंज जाए तो क्या होते हैं वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं। उससे हम लोग क्या बोलते हैं फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं क्रियात्मक, क्या बोलते हैं क्रियात्मक समावयवता बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग हैं क्रियात्मक समावयवता बोल देते हैं। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका क्रियात्मक समावयवता, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। एसिड किस में चेंज हो रहा है एल्कोहल प्लस एल्डिहाइड में, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका क्रियात्मक समावयवता। आइए बात करते हैं हम लोग हैं 81 की।
तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कितने समावयवी संभव हैं, इसका मतलब क्या, कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। तो ये इजी क्वेश्चन था। देखिए क्या होगा आपका CH6H3Cl3, तो इसका मतलब क्या बनाए हम लोग, बेंजीन बना लेते हैं। कार्बन 6 हो गया। यहीं पे हम लोग देख लें हम लोग क्या, यहाँ पे Cl जोड़ दीजिए, यहाँ Cl जोड़ दीजिए, एक स्ट्रक्चर यहाँ जोड़ दीजिए, दूसरा स्ट्रक्चर आप ऐसे बना लीजिए, यहाँ जोड़ दीजिए आप Cl और क्या जोड़ दीजिए आप यहाँ पे Cl जोड़ दीजिए। तीसरा स्ट्रक्चर आप ये बना लीजिए, यहाँ पर Cl जोड़ दीजिए, दूसरा Cl यहाँ जोड़ दीजिए, तीसरा Cl आप यहाँ जोड़ दीजिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या होगा आपका 1 2 3 1, ऐसे देख लीजिए आप, इसको क्या बोलेंगे 1, यहाँ पे 2, यहाँ क्या आ जाएगा 3, तो 1, 2, 3 ट्राईक्लोरो क्या बोल देंगे बेंजीन, ठीक है ना। 1, 2, 3 ट्राईक्लोरोबेंजीन। और देखो यहाँ पे क्या होगा आपका 1 2 3 4, तो क्या होगा आपका 1, 2, 4 ट्राईक्लोरोबेंजीन, क्या बोलेंगे 1, 2, 4 ट्राईक्लोरोबेंजीन। और इसके लिए देखो क्या होगा आपका 1 2 3 4 5 6, तो क्या बोलेंगे 1, 3, 5 क्या बोल देंगे लोग ट्राईक्लोरोबेंजीन। तो 3 स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल होंगे, 3 समावयवी इसके पॉसिबल होंगे। इसका मतलब क्या होगा, जितने स्ट्रक्चर बनेंगे उतने ही क्या होते हैं उसके समावयवी भी पॉसिबल होते हैं, ठीक है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा, तो सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। 81 का कौन सा होगा आपका, सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए बात करते हैं हम लोग हैं 82 की बात करें तो देखिए क्या दिया, एक दोनों क्या पूछा गया है कि किसके एग्जाम्पल्स होंगे। देखिए सर क्या है, CONH2 को हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं। एमाइड किस में चेंज हो गया है, देखो यहाँ पे एल्डिहाइड में, और किस में चेंज हो गया आपका इमीन में। तो देखो एल्डिहाइड मतलब एक फंक्शनल ग्रुप 2 फंक्शन में चेंज हो जाए, एमाइड किस में चेंज हो आपका एल्डिहाइड, और देखो एमीन्स में चेंज हो गया, तो ये भी किसके एग्जाम्पल्स होंगे। जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। देखिए एक ये भी किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, क्रियात्मक समावयवी के। देखो स्थान तो होगा नहीं, मध्यावता होगा नहीं, चला जाता होगा नहीं, तो कौन सा होगा आपका क्रियात्मक समावयवी हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, एमाइड किस में चेंज होगा, एल्डिहाइड प्लस किस में चेंज होगा आपका इमीन में, ये किसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आपके क्रियात्मक समावयवता के, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं 83 की बात करें तो देखिए पूछा गया है क्या, C4H10O में पूछा गया है कि बताओ इसमें किस टाइप के आइसोमेरिज्म पॉसिबल होंगे। तो C4H10O की बात किया जाए, C4H10O की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ याद रखिएगा, अगर C4H10O की बात करें हम लोग तो इसके कितने याद रखिएगा, इसमें 4 एल्कोहलिक फॉर्म बनता है और प्लस क्या बनता है 3 इथरिक फॉर्म बनता है। 4 एल्कोहलिक और 3 इथरिक फॉर्म बनता है। तो यहाँ हम लोग बात करें 4 एल्कोहल कैसे बन गया आपका, देखिए यहाँ पे CH3, यहाँ ले लें हम लोग CH2, यहाँ बन जाएगा आपका CH2 और क्या बन जाएगा आपका OH, ठीक है ना। दूसरा हम लोग बोलें तो यहाँ पे क्या होगा आपका CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ ले लीजिए CH, यहाँ ले लीजिए आप CH3, तो यहाँ पे क्या बन गया, दूसरा स्ट्रक्चर आपका ये बन गया। तीसरे स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3, यहाँ क्या होगा आपका CH, यहाँ लिख दीजिए आप CH3, यहाँ लिखिए आप CH2OH, तो ये 3 स्ट्रक्चर बन गया। चौथे स्ट्रक्चर की बात करें तो C, यहाँ पर CH3, यहाँ लिख दीजिए आप CH3, यहाँ लिख दीजिए आप CH3 और यहाँ लिख दीजिए आप OH, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा आपका 4 क्या बन गया आपका एल्कोहलिक फॉर्म और 3 इथरिक फॉर्म बन जाएगा। कौन से 3 इथरिक फॉर्म, देखिए CH3O, CH2, यहाँ CH2 और क्या होगा आपका CH3। दूसरा देखिए एल्कोहल, देखिए इथरिक फॉर्म, यहाँ क्या CH3, CH2, यहाँ पर O, CH2 और क्या होगा आपका CH3। तीसरा कैसे बनेगा आपका CH3, यहाँ क्या बन जाएगा O, यहाँ लिख दीजिए आप CH2, ऐसे लिख दीजिए CH, यहाँ पर CH3, यहाँ क्या बन जाएगा आपका CH3। तो 3 3 6 1 7 और 3 10, तो देखिए 4 एल्कोहल और 3 ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पे पूछा गया है, देखिए मध्यावता की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप, देखो इसका क्या बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप का
पोजीशन चेंज हो जाए उसे हम लोग क्या, सॉरी मेटामेरिज्म की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एल्किल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो जाए। देखो यहाँ पे एक कार्बन था, यहाँ पे 2 कार्बन हो गया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेटामेरिज्म। मध्यावता क्रियात्मक सेवता की बात करते हैं तो क्या होगा, एल्कोहल ईथर में चेंज हो गया, ये भी क्या होगा आपका क्रियात्मक समूह समयावता हो गया। स्थान मतलब क्या होगा, एल्कोहल का पोजीशन चेंज हो जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्थान समयावता। इसका मतलब उपरोक्त सभी सही हैं। इस मतलब क्या होगा आपका, उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है ना, ठीक है। चलिए, तो आप लोग का क्या हो गया, आपका 4th इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग हैं यहाँ पे क्या, 84 की बात करें तो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक स्थान समयावता प्रदर्शित नहीं करेगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म को क्या करेगा, रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे OH का पोजीशन तो यहाँ पे चेंज हो सकता है। यहाँ बात करें यहाँ पे 2 ही कार्बन है तो यहाँ पे CHO का पोजीशन चेंज नहीं होगा, तो यही क्या हो जाएगा आपका, स्थान समयावता को प्रदर्शित नहीं करेगा। तो सेकेंड इज यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर्स हो जाएगा। ठीक है ना, बेसिक सा क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए यहाँ भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, सिर्फ इसमें क्या होगा आपका, चेंज नहीं होगा, कौन सा, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं हम लोग हैं 85 की। देखिए 85 की बात करते हैं हम लोग हैं, तो देखिए सुमिलित करना है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से। तो पहला क्या दिया है, ए दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा आपका CH3, यहाँ पर CH, यहाँ लिख दीजिए हम लोग क्या, CH3 लिख दें हम लोग इसको, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 का होल है CH, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो, क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल, क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल बोलते हैं। तो यहाँ पे आइसोपेंटिल नहीं, आइसोप्रोपिल कर दीजिए, आइसोप्रोपिल कर दीजिए। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा आपका, 4th हो जाएगा। यहाँ सेकेंड की बात करें तो सेकेंड में क्या दिया हुआ आपका, यहाँ पर इसका ऐसे लिखा हुआ है CH3, यहाँ पर CH3 लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल, क्या बोलते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल, क्या बोलते हैं हम लोग, टर्सरी ब्यूटाइल बोलते हैं। तो क्या होगा आपका, तृतीयक, टर्सरी क्या बोलते हैं, तृतीयक ब्यूटिल बोलते हैं। तो क्या होगा आपका, सेकेंड का 3rd हो जाएगा आपका। देखिए फर्स्ट का 4, सेकेंड का 3rd, यही आपका आंसर क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। फर्स्ट का 4, सेकेंड का 3rd, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ आपका, यहाँ अगर इसकी बात करें अगर हम लोग, तो देखो यहाँ पे कैसे इसका स्ट्रक्चर, 3rd वाले का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CH3, यहाँ पर CH ऐसे बना दीजिए, CH2, यहाँ क्या होगा आपका CH3, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, देखो सेकेंडरी, 2 कार्बन से अगर क्या हुआ, दूसरे वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो क्या बोलेंगे, द्वितीयक ब्यूटिल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल बोल देंगे। ठीक है ना। तो क्या होगा आपका, C का क्या हो जाएगा आपका, 1st हो जाएगा, और D का क्या हो जाएगा, यहीं पे नियोपेंटिल बोल देंगे, क्या हो जाएगा आपका, नियोपेंटिल हो जाएगा आपका। ठीक है ना। तो 4th इज द राइट आंसर इसके हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें यहीं पे क्या दिया आपका, दिया हुआ देखिए, बात करें 86 की, 86 की बात करें, खंड सेकेंड की बात करते हैं, खंड की बी की बात करें तो देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फास्फोरस युक्त एक कार्बनिक यौगिक को सोडियम परऑक्साइड, अगर सोडियम परऑक्साइड की बात करें तो क्या होता है आपका, यहाँ पर Na2O2 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम परऑक्साइड के साथ गर्म करने पर फास्फोरस निम्न में से किस यौगिक में ऑक्सीकृत हो, किस यौगिक में ऑक्सीकृत होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो ये चारों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, याद रखिएगा। जिसमें देखो क्या होता है, फास्फोरस पूछा है ना, फास्फोरस, तो फास्फोरस की बात करेंगे तो फास्फोरस किस यौगिक में क्या होगा आपका, ऑक्सीडाइज, क्या होगा आपका, ऑक्सीकृत होगा। तो याद रखिए जिसमें फास्फेट होता है उसी में क्या होगा आपका, ऑक्सीकृत हो जाता है। तो क्या होगा यहाँ पे, सोडियम फास्फेट की बात करेंगे, इसी में क्या होगा आपका, ऑक्सीकृत हो जाएगा, सोडियम फास्फेट। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, सोडियम फास्फेट में क्या होगा आपका, ऑक्सीकृत हो जाएगा। ठीक है। चलिए बात करते हैं 87 की। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, कथन और कारण दोनों दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, कथन दिया हुआ क्या, जेल्डाल विधि के द्वारा पीरिडीन नाइट्रो यौगिक और एजो यौगिक में नाइट्रोजन की गणना नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा जेल्डाल विधि में इन तीनों की गणना हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा आपका, ये सही हो जाएगा।
इन यौगिकों में नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट में परिवर्तित नहीं होगा। इसका मतलब एकदम सही है, क्योंकि नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट में जब परिवर्तित नहीं होगा तो क्या होगा, जलदार विधि द्वारा इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं, इसकी गणना हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो दोनों एसर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन, ए का सही स्पष्टीकरण है, यही आपका क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। देखो ए आर दोनों सही है, लेकिन रीजन ए का सही स्पष्टीकरण, सही व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पे छूट गया है, इसको लिखना हमको है। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं हम लोग हैं 88 की बात करें। ठीक है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, साबुन उद्योग में स्पेंटलाइस ग्लिसरॉल पृथक करने में किस विधि का उपयोग करते हैं, वर्ण लेखन का, ऊर्ध्वपातन का, प्रभावी आसवन का और न्यूनतम दाब आसवन का। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा, जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर, सभी लोग आंसर दीजिए जल्दी से। तो इसका क्या हो जाएगा आपका बताइए। देखिए याद रखिएगा, न्यूनतम दाब आसवन। ठीक है ना। न्यूनतम दाब आसवन की बात करेंगे, इसी से क्या करते हैं हम लोग, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना। साबुन उद्योग में न्यूनतम दाब आसवन। ठीक है। चलिए बात करते हैं, तो याद करने वाली चीज़ थी। आइए देखते हैं क्या। देखो 89 की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, कागज वर्ण लेखन में क्रोमेटोग्राफी, कागज के छिद्रों में जल के अणु भरे रहते हैं जो किस तरह का कार्य करते हैं। यहाँ लिखा हुआ क्या, गतिशील प्रावस्था, स्थिर प्रावस्था, स्थिर माध्यम, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका। देखिए वर्ण लेखन में पूछा गया है, क्रोमेटोग्राफी कागज के छिद्रों में जल के अणु भरे रहते हैं, बताइए किस प्रावस्था के द्वारा। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा आपका, स्थिर प्रावस्था। क्या होगा आपका, स्थिर प्रावस्था की बात करेंगे, स्टेशनरी फेज। स्थिर प्रावस्था के द्वारा क्या करते हैं, छिद्रों दिखाते हैं। वर्ण लेखन क्या कहता है, क्रोमेटोग्राफी कागज में छिद्रों में जल के अणु क्या होते हैं, आपके भरे रहते हैं। ठीक। चलिए बात करते हैं 90 क्वेश्चन की बात करें तो देखो क्या लिखा हुआ है, ब्यूटेनोइक अम्ल का क्रियात्मक समावयवी होगा। ब्यूटेनोइक अम्ल की बात करेंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लीजिए, CH3 CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पे क्या होगा आपका COOH, 1 2 3 4। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे, ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड की हम लोग बात करते हैं, और इसी को हम लोग क्या करें, इसको हम लोग ऐसे लिख दें, CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O और क्या हो जाए आपका CH3। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग मेथिल, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपेनोएट। क्या बोलेंगे, मेथिल प्रोपेनोएट बोल देंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, मेथिल प्रोपेनोएट बोल देंगे। इसका मतलब क्या होता है आपका, देखो ब्यूटेनोइक एसिड क्या क्रियात्मक मतलब फंक्शनल आइसोमर क्या होगा आपका, एसिड के डेरिवेटिव में चेंज हो जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समावयवी बोलेंगे। तो क्या होगा आपका, मेथिल प्रोपेनोएट। क्या हो जाएगा आपका, मेथिल प्रोपेनोएट। इसी को बोलते हैं मिथाइल प्रोपेनोएट। ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है ना। चलिए 91 की बात करते हैं। पूछा गया निम्नलिखित यौगिक में से कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है। किसमें पूछा है, किसमें फंक्शनल, कौन सा फंक्शनल समूह उपस्थित नहीं है, क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप उपस्थित नहीं है। तो देखिए अगर उपस्थित नहीं है तो हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या देखो कीटोनिक ग्रुप दिया हुआ है, यहाँ पे CONH2 क्या है, एमाइड ग्रुप दिया हुआ है, और देखो यहाँ पे R, देखो यहाँ पे पूरा RCOOR, ये एस्टर ग्रुप दिया हुआ है। तो देखो कीटोनिक ग्रुप तो प्रेजेंट है, सही है। यहाँ दिया हुआ एस्टर RC, देखो यहाँ पे RCOOR, ये भी प्रेजेंट है। पूछा क्या है, एमाइड CONH2, एमाइड ये भी प्रेजेंट है। तो ईथर इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो यही क्या होगा आपका, क्या उपस्थित नहीं होगा आपका। तो क्या होगा आपका, ये तो सब उपस्थित है, यही आपका उपस्थित नहीं होगा। तो क्या होगा आपका, ये तो सब प्रेजेंट है, यही ईथर आपका क्या होगा, आपका उपस्थित नहीं है।
ठीक है ना। चलिए बात करते हैं हम लोग क्या 92 की। देखिए क्या किया, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाइए, क्योंकि देखो अगर क्या है, अगर साइक्लिक है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग क्या बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, संतृप्त कार्बन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होगा आपका, समचक्री भी है, क्योंकि देखो कार्बन कार्बन से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, समचक्री बोल देंगे। तो समचक्रीय है, क्या है आपका, एलिसाइक्लिक है, क्योंकि क्या है आपका साइक्लिक फॉर्म में है। एलिसाइक्लिक, एलिफैटिक है और साइक्लिक है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक बोल देंगे। संतृप्त इसलिए बोलेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है आपका सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, असंतृप्त बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये तो आपका क्या ए का फर्स्ट हो गया। इसे क्या है, बेंजीन है, अगर बेंजीन है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्या अगर देखो बेंजीन है और क्या है, सब कार्बन से जुड़े हुए हैं तो क्या बोलेंगे हम लोग, समचक्री बोल देंगे। एरोमेटिक है और क्या है, असंतृप्त है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है आपका डबल बॉन्ड है, तो क्या बोलेंगे, असंतृप्त। तो क्या होगा आपका, बी का क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा आपका, ए का फर्स्ट, ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा आपका, सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो कार्बन के अलावा ऑक्सीजन हो गया, तो क्या बोलेंगे हम लोग, विषम चक्रीय हो जाएगा। एलिसाइक्लिक है, क्या है आपका, एलिसाइक्लिक होगा, और क्या होगा आपका, संतृप्त। तो इसका मतलब क्या होगा आपका, सी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। यहाँ क्या देखो क्या होगा आपका, अचक्रीय, इसमें कोई चक्र ही नहीं है, साइक्लिक फॉर्म ही नहीं है, तो अचक्रीय हो जाएगा। और क्या होगा, असंतृप्त, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो डी का क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। 92 का क्या होगा आपका, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं हम लोग है क्या 93 क्वेश्चन की बात करें। देखो ये भी क्या है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है। तो याद रखिएगा, अगर कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, कार्बन की बात करें तो कार्बन को किस विधि के द्वारा हम लोग क्या करें, कार्बन की बात करते हैं तो लिविंग विधि में याद रखिएगा आप लोग, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन लिविंग विधि में द्वारा में आते हैं। अगर हम लोग बात करें यहीं पे किसकी बात करते हैं हम लोग हैं, क्या करें, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन बताओ किसके किसके लिए एप्लीकेबल होता है, जल्दी बोलिए, जल्दी बताइए। ड्यूमाज मेथड, और किसके लिए होता है आपका, जेल्डाल विधि के लिए होता है। नाइट्रोजन किसके लिए होता है, ड्यूमाज विधि के लिए, और क्या होता है आपका, जेल्डाल विधि के लिए होता है। हैलोजन की बात करें तो चैल्कोजन, क्या हो, हैलोजन, किसकी बात करेंगे, हैलोजन। ठीक है ना। हैलोजन की बात करते हैं तो कैरियस विधि में होता है, किस में होता है, कैरियस विधि में। तो देखो क्या होगा आपका, को फर्स्ट का क्या हो जाएगा, पी, तो फर्स्ट का पी, सेकंड का पी, और क्या होगा आपका, क्या होगा आपका थर्ड का क्यू एंड आर, तो क्यू एंड आर, और फोर्थ का क्या होगा आपका यस। तो फर्स्ट इधर यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर्स हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आइए बात करते हम लोग हैं 94 की बात करें तो क्या पूछा है, एलिसाइक्लिक। इसका मतलब क्या होता है सर, एलिसाइक्लिक यौगिक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो जो एलिफैटिक हो और साइक्लिक हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक। जो एलिफैटिक हो और साइक्लिक हो, तो देखो क्या है, ये तो सब क्या होंगे, जो हेट्रोसाइक्लिक क्या बोलते हैं, देखो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये क्या है, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये क्या होंगे आपको देखो यहाँ पे क्या, एलिसाइक्लिक, एलिफैटिक है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है, तो क्या होगा आपका एलिसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसका बताइए, इसका नाम क्या होता है, नेप्थिलीन। इसका नाम क्या होता है, बेंजीन। याद रखिएगा आप लोग, इसका नाम क्या होगा आपका, साइक्लोब्यूटीन होगा। क्या होगा आपका, साइक्लोब्यूटीन हो जाएगा। तो यही क्या होगा आपका एलिसाइक्लिक यौगिक के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं हम लोग, क्या पूछा गया है, इस यौगिक का आईपीएसी नाम क्या होगा। तो यौगिक के आईपीएसी नाम की बात करते हैं तो देखिए, अगर बात किया, इसको बोलते हैं फेनिल बोलते हैं। 1 2 3 4 5 की बात किया जाए तो नंबरिंग कैसे आपकी ऐसे हो जाएगी, तो क्या दूसरे पहले बी आएगा, अल्फ़ाबेट क्रम में पहले बी आता है, फिर क्या आता है, सी आता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्या 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, क्या होगा आपका 1 फेनिल, 1 फेनिल, या फेनिल है लिखा, 1 फेनिल, क्या होगा आपका पेंटेन। तो क्या होगा आपका थर्ड इज द यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। तो 95 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, थर्ड इज द राइट आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए
बात करते हैं हम लोग हैं 96 की। तो सजातीय समूह में दो क्रमिक सदस्य के मध्य परमाणु भार में अंतर होता है। तो याद रखिएगा, अगर हम लोग सजातीय समूह की बात करें, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। कैसे समझते हैं देखिए, यहाँ दिया हुआ क्या, CH3 CH2 और क्या है आपका CH3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। अब दो कार्बन के बीच की बात किया जाए तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो अगर दो कार्बन के बीच की बात करते हैं तो इसकी बात कर लेंगे, अगर इन दोनों कार्बन के बीच की बात करें तो इसकी बात कर लेंगे। तो अगर इसकी बात करते हैं, इन दो कार्बन के बीच की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, और प्लस एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, दो का कितना हो जाएगा 2, तो कितना होगा आपका क्या 14। तो 14 यूनिट का क्या होगा आपका डिफरेंस होता है। 12 + 2 = कितना होगा आपका 14 यूनिट का क्या होगा आपका अंतर पाया जाएगा। ठीक ना, 14 यूनिट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 14U लिख देते हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा आपका 14 यूनिट। इसके बीच की बात की जाए तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका 14 यूनिट का डिफरेंस होगा, और कार्बन बढ़ाएंगे तो उनके बीच में क्या होगा आपका 14 यूनिट का ही डिफरेंस होता है। ठीक है ना, चलिए 97 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसमें क्रियात्मक समूह समवायता संभव नहीं है। ठीक है ना, क्रियात्मक मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म किसमें संभव नहीं है। तो एल्कोहल, एल्डिहाइड, एल्किल हाइलाइड और क्या दिया है साइनाइड। तो याद रखिएगा, एल्कोहल किसमें चेंज हो जाएगा आपका ईथर में, किसमें देखो एल्डिहाइड कीटोन में, एल्कोहल ईथर में, एल्डिहाइड कीटोन में, एल्कोहल ईथर में। अब देखो यहाँ पे साइनाइड आइसोसाइनाइड में। तो एल्किल जो हाइलाइड है ये किसी में चेंज नहीं हो पाएगा, इसीलिए क्या इसमें क्रियात्मक समूह समवायता संभव नहीं होगा। एल्किल हाइलाइड में एल्कोहल किस में चेंज हो जाएगा आपका ईथर में। ठीक है ना, एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा आपका कीटोन में, और साइनाइड किस में चेंज हो जाएगा आइसोसाइनाइड में। ठीक है ना, तो यही आपका क्या होगा आपका संभव नहीं है। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं हम लोग हैं 98 की। क्या बात करें हम लोग 98 की बात करते हैं तो देखो क्या लिखा है, C3H6 के कितने संरचनात्मक समयोगी चक्रीय व अचक्रीय संभव हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। साइक्लिक की बात करें तो क्या होता है, 3 कार्बन से साइकिल स्टार्ट होती है। यहाँ बात करें हम लोग क्या, यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रोपीन। क्या बोलेंगे प्रोपीन। और इसी का स्ट्रक्चर हम ऐसे बना दें CH2 यहाँ क्या होगा आपका CH2, इसे हम लोग क्या बोलते हैं साइक्लो प्रोपेन। इसके 2 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे, 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हो जाएंगे तो क्या होगा आपका 98 का सेकेंड इज द करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग हैं क्या 99 की। आइए सर देखते हैं किस समूह के कार्बनिक यौगिक मध्यावता प्रदर्शित करते हैं, मेटामेरिज्म। किस यौगिक के कार्बनिक यौगिक, तो याद रखिएगा क्या ईथर जो होगा ये भी मध्यावता में मध्यावता को प्रदर्शित करता है। 2 डिग्री एमीन होता है ये भी प्रदर्शित करता है। क्या थायो ईथर, ये तीनों क्या होते हैं मध्यावता को क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। ईथर की बात करें तो आपका ईथर आपका ये है। 2 डिग्री एमीन की बात करें तो ये भी आपका हो जाएगा। ईथर की थायो ईथर की बात करें तो ESH ये भी आपका हो जाएगा। तो क्या होंगे तीनों आपके शो करेंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका 4th इज द राइट आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है ना, तो सभी लोगों के आंसर सही हुए होंगे। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं हम लोग 100 और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइसोपेंटेन व नियोपेंटेन किसके एग्जाम्पल्स हैं, तो याद रखिएगा हम लोग बात करते हैं C5H12 की हम लोग बात करें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पेंटेन बोलते हैं। तो इसके 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। कौन कौन से पॉसिबल होते हैं, CH3 CH2 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 और क्या होगा यहाँ पे CH3। इसे हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन।
क्या होता है, नॉर्मल पेंटेन। इसी की बात करें कामा CH3 CH CH3 CH2 और CH3 की बात करें, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन बोल देंगे। और नियोपेंटेन की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, यहाँ पर CH3 और क्या होगा आपका यहाँ पर CH3, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन, ठीक है ना। तो C5H12 के 3 आइसोमर बनते हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। पूछा है आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन किसके एग्जाम्पल होते हैं, तो ये तीनों की देखो इसकी बात करेंगे तो क्या होगा आपका चेन आइसोमेरिज्म। क्या होगा आपका चेन आइसोमेरिज्म। श्रृंखला समावयवी के एग्जाम्पल्स होंगे, इसके एग्जाम्पल होंगे आपके श्रृंखला समावयवी के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। क्या बोलेंगे, श्रृंखला समावयवी के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। याद रखिएगा C4H10 ये भी क्या होगा आपका श्रृंखला समावयवी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। C6H14 ये भी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा आपका C5H12 C4H10 एंड C6H14 ये तीनों किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, आपके श्रृंखला समावयवी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। किसके, श्रृंखला समावयवी के। श्रृंखला समावयवी के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये रहे हमारे 76 से 100 क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस किया। इसका तो अब आप लोग ये बता दीजिए पेपर में सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके रहे, कितने मार्क्स आए। आई होप आप लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आए होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे तैयारी करते रहिए और टेस्ट देते रहिए, आप लोग सभी टेस्ट देते रहिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो अगले टेस्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।